नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था भास्कर, तो भास्कर में कंगना रनावत का एक इंटरव्यू आया हुआ है आज। उस इंटरव्यू के अंदर कंगना रनावत ने खुलकर ये कहा है कि किसान आंदोलन में किसानों ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्याएं की, अर्थात इस आंदोलन के अंदर हत्याएं और लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ करते हैं। ये आरोप कंगना रनावत ने लगाया है। ये नया आरोप नहीं है दोस्तों, कंगना रनावत ने जो लगाया, इससे पहले भी कंगना रनावत ने ये कहा था कि इस किसान आंदोलन में 100 रुपए देख के लोगों को बैठाया गया है, और उसकी प्रतिक्रिया भी एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिली थी। उससे पहले भी किसानों के लिए, और यहाँ तक कि गोधरा कांड के ऊपर भी मोदी के लिए कहा था कि मोदी जी को लगता है कि दोबारा से गोधरा कांड जैसा वो करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो बयान है दोस्तों, वो कंगना रनावत है ना जो बार बार दे रही हैं। और कंगना रनावत के जब मैं इंटरव्यू को पढ़ रहा था तो मुझे एक नेता की और याद आई, वो है कांग्रेस के जेपी दलाल जी। तो जेपी दलाल जी ने भी इनके किसान आंदोलन के बारे में कहा था कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, यानी पूरे किसानों को आतंकवादी कहा था। और अब अभी 2-3 दिन पहले जेपी दलाल ने कहा था कि पहली बात तो ये है कि बीजेपी हारेगी नहीं, और अगर हार भी गई तो दिल्ली के अंदर जो हाईकमान है वो 6-7 महीने के अंदर चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को गिरा देंगे, या दूसरे नेता को खरीद के, जैसे महाराष्ट्र में या दूसरी जगह की, ऐसा वो कर देंगे। तो दोस्तों, इन ऐसे नेताओं के जब मैं बयान पढ़ता हूँ, या इनके दोनों के, कंगना रनावत के या जेपी दलाल की जब स्टेटमेंट पढ़ी, तो मुझे कांग्रेस के 2 नेता याद आए। एक थे दिग्विजय सिंह और एक थे मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह के बड़बोलेपन ने कांग्रेस की लुटिया डिबो दी थी, अर्थात वो जब भी बोला करते हमेशा ही कांग्रेस का नुकसान हुआ करता। अब याद कीजिए, वो कांग्रेस जो दिग्विजय सिंह थे, वो हाफिज सईद जो पाकिस्तान का आतंकवादी है, जिसने इतने आतंकवादी कश्मीर में भेजे, उसको भी हाफिज सईद साहब कह के पुकारा करता, और भारत के खिलाफ हमेशा ही कुछ न कुछ स्टेटमेंट दिया करता, और इस हद तक स्टेटमेंट दिया करता कि आखिर में कांग्रेस हाईकमान ने उसको बोलने पर पाबंदी लगा दी थी कि आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि जब भी वो स्टेटमेंट दिया करते हमेशा ही कांग्रेस का नुकसान हुआ करता। और इसी तरह एक मणिशंकर अय्यर जी थे। मणिशंकर अय्यर भी आपको याद होगा पाकिस्तान कांड के, वो कैसे पाकिस्तान में गए थे जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो पाकिस्तान में जाके रोने लगे थे कि मोदी सरकार को हटाओ ताकि हम सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के साथ हम अपने मित्रता के जो संबंध हैं उनको बनाए रखें। और एक बार मैंने एक वीडियो और देखा था मणिशंकर अय्यर का, कि वो कश्मीर के जो अलगाववादी नेता थे, गिलानी थे शायद, उनके घर पर जाकर कैसे उनकी चापलूसी कर रहे थे, और कैसे ये कह रहे थे कि आपका जो संदेश है, यानी आतंकवाद का संदेश है, हम उसको पूरे देश में फैलाएंगे, जहां भी आप कहेंगे वहां आपके मैसेज को फैलाएंगे। तो ये इस तरह के नेता है ना दोस्तों, इन्होंने अपने बड़बोलेपन से, गैर जिम्मेदाराना बयानों से कांग्रेस का इतना नुकसान किया था कि कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनने लग गया था। और इसी तरह के जो ये बयान है, ये कंगना रनावत और जेपी दलाल जैसे बड़बोले नेता दे रहे हैं, और इससे इनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत भी इनकी आलोचना हो रही है, और ये इन लोगों के जो बयान हैं वो बीजेपी के लिए एक तरह से उसके पतन में कील साबित होंगे, उसके ताबूत में, पतन के ताबूत में कील साबित होंगे। क्यों? क्योंकि न तो बीजेपी इन लोगों को रोक रही है, न ये खुद ये लोग रुक रहे हैं। कैसे एक चुनी हुई सरकार का, एक लोकतंत्र का अपमान किया था जेपी दलाल ने कि हम इनको गिरा देंगे, कितनी अनुचित बात थी, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था। और वो भी जेपी दलाल जो कि फेमस आदमी है, उसके उनके मुंह से जब ऐसा सुनने को मिलता तो हर किसी को दुख होता। और पिछले जब किसान आंदोलन था तो उसने कहा था कि किसान तो है ही नहीं, ये तो आतंकवादी हैं। इसी का प्रभाव था कि पूरी दलाल खाप ने जेपी दलाल को दलाल खाप से बहिष्कृत कर दिया था, निकाल दिया था कि पूरी दलाल खाप में जेपी दलाल का कोई संबंध नहीं है दलाल खाप के साथ। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जबान पर कभी भी किसी तरह का कंट्रोल नहीं रखते, और वो अपने पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए हमेशा ही
नुकसानदायक होते हैं। कांग्रेस ने तो अमनी शंकर अय्यर के ऊपर बैन लगा दिया था बोलने के ऊपर, और ने पार्टी से भी निकाल दिया था। हालांकि 2019 के अंदर फिर दोबारा से जब सरकार बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उसको दोबारा से कांग्रेस में उन्होंने ले लिया था। और इसी तरह दिग्विजय सिंह थे, उनको भी कोई भी स्टेटमेंट देने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप कुछ भी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि इन नेताओं के बड़बोलेपन से या उससे जो इसका नुकसान हो रहा है बीजेपी का, उससे बीजेपी हाईकमान लापरवाह है, या ये लगा लीजिए कि उनकी समझ में नहीं आता कि इनको कैसे रोके, कैसे समझाए, या फिर वो समझाना ही नहीं चाह रहे, या फिर इन लोगों के जो बयान होते हैं उसमें एक तरह से मूक सहमति है बीजेपी की भी। अगर मूक सहमति है तो ये भी बहुत ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो किसानों के बारे में जो उसने आज ऐसा कंगना रनौत ने इंटरव्यू दिया है, तो उसमें किसान सिर्फ जाट समुदाय के ही लोग नहीं होते, किसान में ब्राह्मण भी किसान है, दूसरी अन्य जातियों की सैनी भी किसान है, अन्य जातियों के लोग हैं, जिसके पास भी जमीन है और जो खेती बाड़ी करता है वही किसान है। चाहे वो सिख हो, यहाँ तक कि अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम भी तो किसान है। एक तरह से पूरे हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान थे, सभी को कंगना रनौत ने ये कहा है कि इन किसानों ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया है और इन्होंने आदमियों को मार के लाशों को लटकाया। जहाँ तक कि आदमियों को मारने की बात है दोस्तों, तो एक घटना हुई थी और वो भी सिख कम्युनिटी की घटना थी, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अनादर का मामला था वो। तो वो जो व्यक्ति था, उन्होंने उस आदमी ने शायद गुरु ग्रंथ साहब का अनादर किया था। और हमारा जो सिख धर्म है, सिख कम्युनिटी है, वो गुरु ग्रंथ साहब के अनादर के प्रति बहुत ही सचेत है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिख कम्युनिटी का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, जो भी गुरु ग्रंथ साहब का अनादर करेगा वो उसको सख्त से सख्त सजा देने के पक्ष में रहते हैं। हालांकि जो मारने वाली बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं इसमें उन लोगों की गलती मानता हूँ, पूरे सिख कम्युनिटी की भी गलती नहीं मानता, कुछ उन आक्रामक सिखों की गलती मानता हूँ जिन्होंने एक आदमी की हत्या की, लेकिन वो उसका किसान आंदोलन से किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं था, और वो सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहब का एक अनादर का मामला था। लेकिन इस तरह की एक हत्या को जो कंगना रनौत ने किसान आंदोलन से जोड़ कर पूरे किसानों का अपमान किया है, वो वास्तव में ही बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक रहेगा। और अब हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, और इस एक बयान से हरियाणा के अंदर बीजेपी के नेता गांव के अंदर जा नहीं पाएंगे, घुस नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको कड़ा विरोध करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, ये हर पार्टी में होते हैं। बीजेपी के अंदर जो कंगना रनौत और जेपी दलाल हैं, ये ही बीजेपी पार्टी का इतना नुकसान कर देंगे कि जैसे 2014 में कांग्रेस का पतन हुआ था, इसी तरह अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो बीजेपी का पतन भी निश्चित है दोस्तों। इसको कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ये जो मुद्दे थे ना, ये कांग्रेस को और विशेष रूप से राजीव गांधी को उठाने चाहिए, राहुल गांधी को उठाने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जब एक बार राहुल गांधी ने मोदी जी ने ये कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, तो राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि चौकीदार चोर है। उसका कहने का तात्पर्य ये था कि मोदी चोर है। लेकिन जैसे मोदी जी ने उस मामले को, उस एक डायलॉग को पूरे चौकीदार कम्युनिटी से जोड़ दिया, और उसका कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान हुआ। इस तरह की कला राहुल गांधी के अंदर नहीं है। नहीं तो अगर ये कंगना रनौत और जेपी दलाल की जो स्टेटमेंट थी, अगर राहुल गांधी इसको लपकते, इसको अपने उसमें भुनाते, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था। और आने वाले समय में हरियाणा, पंजाब और यूपी के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि यूपी की अभी चुनाव नहीं है, लेकिन किसान तो इससे नाराज हैं ही हैं। लेकिन जो कला मोदी जी के अंदर है, वो राहुल गांधी के अंदर नहीं है, मुद्दों को पकड़ने की, मुद्दों को समाज में फैलाने की। लेकिन फिर भी चाहे वो इस मुद्दे को फैलाएं या ना फैलाएं, बनाएं या ना बनाएं, लेकिन इस तरह के बयान ऐसे बयान हैं जो कि जनता को नाराज करते हैं, और उसको पार्टी को नुकसान होता है, और भारी नुकसान होता है। कंगना रनौत और जेपी दलाल के दोनों के ही ये इलेक्शन के टाइम में ये जो बयान है, ये बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ये बीजेपी को समझना चाहिए कि इस तरह के नेताओं को या तो पार्टी से निकालें, या फिर उनके ऊपर स्ट्रिक्टली बैन लगाएं कि वो किसी भी तरह की पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट ना दें। और अगर कर देते हैं इस तरह की स्टेटमेंट, तो बीजेपी को चाहिए कि उन नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो आने वाले समय में
कांग्रेस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बयानों से बीजेपी की लुटिया डूब जाएगी एक दिन। बीजेपी का जिस तरह 2014 में कांग्रेस का सफाया हुआ था, उस तरह आने वाले इलेक्शन में 2029 के इलेक्शन में सेंटर से भी मोदी का सफाया हो जाएगा। लेकिन अभी इतना टाइम है कि अगर मोदी जी चाहें तो इस तरह के नेताओं के बड़बोलेपन को रोक सकते हैं और बीजेपी के होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि हर पार्टी में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो पार्टी के पतन में कील का काम करते हैं, उसके कफन में, उसके ताबूत में कील का काम करते हैं। तो हर पार्टी को ऐसे लोगों से, विशेष रूप से इलेक्शन के टाइम में ऐसे लोगों के मूर्खतापूर्ण बयानों से उसको सख्ती से विरोध करना चाहिए और ऐसे नेताओं को रोकना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि इस तरह के बयान बीजेपी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन बयानों का इस हरियाणा के इलेक्शन में हर हालत में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। तो यही मेरा कहना था। और अगर आपको मेरा ये विचार मेरे अच्छे लगे तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने ये नया चैनल बनाया है। पहले वैसे मेरा एक भारत लिंक के नाम से चैनल चला हुआ है जिसमें 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये नया चैनल बैकअप सपोर्ट के लिए बनाया है। तो मैं चाहूँगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।